नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। इस समय की अहम खबर यह है कि चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री के घर के बाहर पुलिस को एक बम मिलने का दावा वो कह रही है। ये इलाका यहाँ के सबसे ज्यादा सुरक्षित इलाकों में से एक माना जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का सरकारी घर भी पास ही में है और यहाँ पर एक बम मिलने की बात कही जा रही है। पंजाब और हरियाणा सचिवालय और विधानसभा भी दूर नहीं है। हमारे साथ हैं अमरजीत, पत्रकार हैं जिनके पास और जानकारी है। अमरजीत, क्या डिटेल्स और मिल पाई हैं आपको? जी, ये जो बम शेल मिला है ये सीएम भगवंत मान के हेलीपैड के पास मिला है। जी, चंडीगढ़ में ये पंजाब और हरियाणा। हेलो जी जी जी, चलिए दोबारा करते हैं, तब तक नोडल ऑफिसर ने जो कहा है वो सुना देते हैं आपको। कंट्रोल रूम को मैसेज आया था 258 पे ट्रिपल करके ये कांसल और ये जो नया गाँव की जो टी पॉइंट है यहाँ पे कोई ऐसा अनवांटेड चीज़ मिली है। तो जब हमने आके चेक किया तो इट वाज अ शेल, इट इज़ अ लाइव शेल। तो अभी इसको सिक्योर कर लिया हमें और अभी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी पता कर रहे हैं कि कहाँ ऐसे यहाँ तक पहुँचा कैसे। जी तो सर, अब इसका क्या करेंगे? मतलब कि कुछ नहीं, अभी इसकी कार्रवाई है कि वी विल मेक इट अ सेफ एंड साउंड। हमने उसको विद द हेल्प ऑफ पुलिस बॉम्ब स्क्वाड के साथ मिलके हमारी टीम ने इसको हमने कवर कर दिया है। अब आर्मी वाले आएंगे एंड दे विल टेक केयर ऑफ इट। सीएम हाउस से सेक्रेटरीट से महज 2 या 4 किलोमीटर की दूरी पे है स्पॉट, तो कुछ यहाँ सस्पेक्टेड ज़्यादा वैसे लग रहा है यार? नहीं, ऐसा नहीं है। अगले पहले भी यहाँ पे कई बार मिले हैं। ये ओल्ड एरिया यहाँ पे बड़ी बार मिलते भी हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ का कोई इशू नहीं है। अमरजीत हमारे साथ फिर जुड़ गए पत्रकार हैं। जी अमरजीत, क्या डिटेल्स आपको मिली है? ये चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के सीएम हाउस से कुछ ही दूरी पर ये बम शेल मिला है। पुलिस ने रेत की बोरियों से इसे कवर किया है, साथ ही एरिया को भी रस्सी लगाकर कवर कर दिया गया है। बता दें, ये राजेंद्रा पार्क के पास बने हेलीपैड को पंजाब और हरियाणा के सीएम इस्तेमाल करते हैं। वहीं मौके पर बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया है और चंडीगढ़ पुलिस जांच में जुटी है। जी बिल्कुल, आपने जानकारी दी है, इस पर आप नजर बनाए रखें, बहुत अहम है। और क्या सेना भी बुलाई जा रही है या उनसे विचार विमर्श किया जा रहा है, ये भी अहम अपने आप में है। आप जुड़े अमरजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब बात दिल्ली से जुड़े हुए मामला जो है, दिल्ली की एक लड़की की भयानक मौत का जो मामला है उसकी बात। 31 दिसंबर की रात गाड़ी के नीचे कई किलोमीटर तक कुचलती घसीटती हुई 20 साल की लड़की की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लड़की की स्कूटी में टक्कर कार से लगी थी जिसमें 5 लोग सवार थे। बुरी तरह लहूलुहान वो लड़की काफी देर तक सड़क पर पड़ी रही, उसने दम तोड़ दिया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कार में सवार 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने पुलिस को इनकी रिमांड भी दे दी है 3 दिन की। और दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि सीसीटीवी से आरोपियों तक पहुंचेंगे, जल्द से जल्द वो जांच पूरी करेंगे और इसी सीसीटीवी की मदद से पहुंचे आरोपियों पर। इस पर अधिक जानकारी के लिए बात करने के लिए हमारे साथ स्वाति मालेवाल हैं जो दिल्ली के महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। स्वाति, आप जुड़ी हैं। एक और ये मामला इस तरह से बहुत दुखद हुआ है, बहुत परेशान करने वाला ये मामला सामने आया है। महिला आयोग क्या कर रही है इस पूरे मामले पर? जी, बहुत ही दिल दहला देने वाला केस है और इंसानियत को शर्मसार करने वाला केस है। हमने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जिनका अभी तक जवाब नहीं मिला है। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या ऐसा तो नहीं कि लड़की के साथ कोई यौन शोषण की घटना हुई हो? ये लड़की अकेले जा रही थी और कुछ आदमी, जो कि बताया जा रहा है कि शायद उन्होंने अल्कोहल भी पी रखी थी, हो सकता है उन्होंने इस लड़की को छेड़ने की कोशिश करी हो, इसने मना करा हो और इस कारण से इसके साथ ये करा गया हो। क्योंकि ये बात मानना कि 12 किलोमीटर तक लड़की घसीटी गई और उन लड़कों को पता नहीं था, मैं नहीं मानती। मेरे हिसाब से ये एक सीधा हिट एंड रन केस नहीं है, ये मर्डर का केस है डेफिनेटली। और इसमें क्या कोई सेक्सुअल एंगल है, इसको दिल्ली पुलिस को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, जो कि मुझे लगा इस बार कि ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने तो 5 मिनट के अंदर केस पता चला, उसके बाद 5-10 मिनट के अंदर उनकी बाइट आ गई। वो बाइट ये कहती है कि ये केस रेप का केस नहीं है,
और उनकी शुरुआती जांच इस तरीके से कुछ कह रही है कि ये कोई हिट एंड रन केस है। पर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो अब आएगी, अभी तक पोस्टमार्टम तो हुआ नहीं, तो ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि ये रेप का केस नहीं है। दूसरी बात, हो सकता है सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हो, लड़की को छेड़ा जा रहा हो, उसने प्रोटेस्ट करा हो, इसलिए उसके साथ इस तरीके से मारा गया। क्योंकि ये बात कौन मान लेगा कि 12 किलोमीटर तक वो लड़की घसीटी गई और जो गाड़ी चला रहे थे उन्हें ये बात पता ही नहीं। इनफैक्ट अब तो चश्मदीद गवाह भी सामने आ रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि वो यूटर्न पे यूटर्न ले रहे थे गाड़ी वाले। सीसीटीवी फुटेज भी इस तरीके की है, 20 किलोमीटर पर आवर पे वो धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे, तो क्लियरली उन्हें पता तो था। लेकिन इसमें दिल्ली पुलिस को प्रॉपरली जांच करने की जरूरत है और साथ में हमें यह भी समझने की जरूरत है कि 12 किलोमीटर तक कोई पीसीआर नहीं थी, कोई चेकपोस्ट नहीं था, न्यू ईयर्स ईव की रात थी, उस समय तो और ज्यादा सुरक्षा होनी चाहिए दिल्ली में, तो कोई सुरक्षा मैकेनिज्म्स नहीं थे। जी स्वाति, एक सवाल ये, लगातार हमारे चैनल पर जो तमाम सुरक्षा पुलिस के लोग आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पहले सिस्टम ये था कि जो पीसीआर वैन थी वो सड़कों पर करती रहती थी, वो किसी थाने से जुड़ी नहीं होती थी, लेकिन फिर ये चेंजेस हुए हैं कि जो पुलिस वैन होती है, पीसीआर वैन है, वो थाने से जोड़ दी गई है और इसलिए शायद ये विलंब हुआ। आपका क्या आकलन है, क्योंकि आप बहुत मामले ऐसे देखती हैं, क्या ये जो बदलाव है वो भी उसको दोबारा से ठीक करने की जरूरत है? जी, हमने दिल्ली पुलिस को समन करा है और ये सारी बातों पे हम उनसे चर्चा करेंगे, उनसे पहले समझेंगे और सारे एविडेंस को मैं खुद भी देखना चाहूंगी, क्योंकि मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि 12 किलोमीटर तक वो घसीटी जाती है और उन लड़कों को बात पता नहीं होती। ये मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं। और जो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज करी है, मेरे हिसाब से वो एफआईआर हल्की एफआईआर दर्ज हुई है, उसे और बहुत स्ट्रेंथन करने की जरूरत है जिससे कि इन लोगों को सख्त से सख्त सजा हो। न्यू ईयर्स ईव है, क्या सुरक्षा मैकेनिज्म है कि 12 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा जाता है, 1-2 घंटे तक ये पूरी वारदात चलती है और पता नहीं चलता। और अगर हम देखें तो चश्मदीद गवाह ये बोल रहे हैं कि एक ने तो फॉलो करने की कोशिश करी, 45 मिनट तक उसने फॉलो करा, 22 बार उसने पुलिस को कॉल करा अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन, जिसको ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। लेकिन उसका ये कहना है, उसका फर्स्ट पर्सन अकाउंट ये है कि वो इतनी बार उसने कॉल करा और फिर भी वहां पुलिस नहीं पहुंची। स्वाति, मेरा एक और सवाल है आपसे। जी, मेरा एक और सवाल है आपसे, इस मामले में जो हमारा महिला आयोग है, क्या आप लोगों ने उसके परिवार से मुलाकात की या उन तक आप लोग पहुंचे हैं? उस लिहाज से क्या हुआ है, क्या चेंजेस हुए? जी, हम उन लोगों से मिले भी हैं और हमारी उनसे बातचीत भी चल रही है और उनकी हमारे पास कंप्लेंट भी है और परिवार तो क्लियरली यही कह रहा है कि लड़की के साथ रेप हुआ है, क्योंकि उसकी जो बॉडी मिली है सड़क पे पड़ी हुई, वो पूरी तरीके से नग्न थी। परिवार में सिर्फ एक लड़की कमाती थी और वो लड़की थी 20 साल की लड़की थी, अपने काम पे गई हुई थी। क्या दिल्ली में काम पे जाना रात में लड़कियों के लिए मना है? गुनाह है कोई जो उसको इस तरीके से मारा गया? तो मेरे हिसाब से ये केस बहुत बहुत संगीन है, बहुत पेचीदा है और इस पे दिल्ली पुलिस की कार्यवाही बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क रेज करती है। और मुझे तो ये लगता है कि अब तक ये इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए कि दिल्ली पुलिस की कहां कहां कमी रह गई। अगर कोई कमी रही है तो बिल्कुल दिल्ली पुलिस के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि कितनी बार ऐसे केसेस होंगे, कितनी बार इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हो पाएगी और कितनी बार इन कारणों की वजह से लड़कियां मरती रहेंगी। तो क्यों नहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर भी एक्शन होता? क्यों ये आवाज नहीं उठती? क्यों उनके में से कोई ऑफिसर सस्पेंड नहीं किया जाता? अगर सच ये बात है कि 22 कॉल्स गई और उसके बाद इतनी देर के बाद दिल्ली पुलिस मौके पे पहुंची और उसके बाद वो उसको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हुआ, उन्हें कैसे पता सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हुआ? क्या वो वहां पे थे? कौन सा सीसीटीवी फुटेज दिखाता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हुआ? हो सकता है लड़कों ने छीनने की कोशिश करी। तो ये सारी चीजों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है और मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस की फंक्शनिंग को सुदृढ़ करने की जरूरत है। नहीं तो आप देखिए, न्यू ईयर है, पूरा देश न्यू ईयर मना रहा है, पर आज किसी को हैप्पी न्यू ईयर कैसे बोला जाए? बिल्कुल स्वाति, उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इस परिवार की मदद कर सकें और देखते हैं कि पुलिस की जांच में क्या निकल कर आता है। आप जुड़ी, समय निकाला, इसके लिए धन्यवाद। और इस मामले में आपको बता दें, स्पेशल सीपी हैं दिल्ली पुलिस के सागर प्रीत हुड्डा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारियां दी हैं, वो सुनाते हैं आपको।
पुलिस ने एफर्ट्स किया है। रात को जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, विभिन्न टीम इमीडिएटली बना दी गई थी और उसमें क्योंकि गाड़ी का नंबर एग्जैक्ट हमारे पास नहीं था, तो सीसीटीवी के आधार पर उस नंबर को लोकेट किया गया। फिर टीम्स बनाई गई, एड्रेसेस ढूंढे गए। स्कूटी का जो एड्रेस था, उस जो डिसीज्ड है उस को भी हमने एड्रेस को छानबीन की और उसी के आधार पर जो स्विफ्ट एक्शन था, सभी के सभी जो अक्यूज्ड हैं वो पकड़े गए हैं, वो हमारी कस्टडी में हैं और उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। सुल्तानपुर इलाके में बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं और थाने के बाहर हंगामा कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने सुल्तानपुरी थाने के आगे का रास्ता बंद कर दिया है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। कुछ महिलाओं से बात करते हैं जो यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं। मैडम, क्या आपकी मांगे, क्यों यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं आप लोग? देखिए, गरीब लड़की, गरीब काम तो करने पड़ता है। जिसके घर में कोई कमाने खाने वाला हो, किसी की माँ नहीं होता, किसी का बाप नहीं होता, तो उनको मजबूरन काम करने पड़ता है। अगर वो किसी वजह से टाइम आ रही तो किसी का ये मतलब नहीं बनता है कि 4-5 लोग उसके साथ गलत काम करें और उनके इसके साथ गलत करके और उसको एक हादसे का नाम दे दें। ऐसा नहीं होता। जो चीज़ है वो वक्त के अनुसार उसको उसकी तह तक जाए, पहुँचे और उसका मालूमात करें और उसके मालूमात करने के बावजूद अगर गलत है, वो 4-5 शादीशुदा है, कुंवारे लड़के नहीं है, समझदार है। समझदार इंसान गलत काम करे तो वो गलत है और ना समझ लड़के नहीं है जो उनसे कह दिया जाए कि ना समझ लड़के हैं। शादीशुदा है इसलिए वो गलत साबित है तो है। फांसी लगनी चाहिए, फांसी लगनी चाहिए। दिल्ली हो गई बलात्कारी, गरीब आदमी की लड़की ने का होगा बलात्कार। क्यों? सुनो, पैसे वाला तो लोटन में बचा लेगा, भाई लड़की गरीब आदमी क्या करेगा? कोठी में सरकार के हाथ में करती नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह है जिसके हाथ में दिल्ली पुलिस है, फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि केजरीवाल के हाथ में सरकार नहीं है। वही करे जो होना चाहिए। देखो, बलात्कार होना, गरीब कोठी में चौका बर्तन करे। क्या कर रहे हैं आप? इसकी जांच होनी चाहिए, पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो लड़की के घर वाले मांग कर रहे हैं उन पे सारी पुलिस वालों को कार्रवाई करनी चाहिए, उनको पूरी सुननी चाहिए। पुलिस वालों को उनकी फैमिली की, पीड़ित की परिवार की पूरी मदद करनी चाहिए। पुलिस वालों को एक्टिविटी दिखानी चाहिए उसके परिवार के तहत। सारी ये चीजें होनी चाहिए। आज इनकी बेटी है, कल हमारे घर की बेटी होगी, तो इसके लिए तो सबको सामने आना पड़ेगा। तभी पब्लिक सारी आई है। गली मोहल्ले की बेटी किसी की सेफ नहीं है। पलीनों से जिससे उड़ाया है, जिससे एक्सीडेंट किया, वो गाड़ी के नीचे भी इतना ब्लड है और साइडों में धब्बे भी लगे हुए खून के। ठीक है, 5 जने उस केस में इन्वॉल्व है। जो ये केस सेम निर्भया जैसा है, जिसके कारण इन लड़कों ने मेरी भांजी के साथ गलत करने की पूरी कोशिश करी है। हम चाहते हैं कि इस केस को सख्त से सख्त छानबीन की जाए। सर, उसके साथ एक्सीडेंट हुआ, गलत भी करा उसके साथ, सब कुछ गलत भी करा। सर, एक्सीडेंट से कपड़े फटते हैं। पहले भी उसका एक बार एक्सीडेंट हुआ है तो सारी घसड़ गई थी। अब के एक्सीडेंट में ना तो उसका शरीर हमें दिखाया जा रहा और एक भी कुछ तो कपड़ा मिलता, तन पे कपड़ा तक भी नहीं है सर, उसके एक भी तन पे कपड़ा नहीं है। किस तरह की जांच की मांग कर रहे हैं आप लोग? सर, मुझे पूरी जांच चाहिए, बस इंसाफ की जांच। और आपको बता दें, दिल्ली के खंजावाला के दर्दनाक मौत के मामले में अब सियासत भी जुड़ गई है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और दिल्ली के उपराज्यपाल पर जमकर हमला बोला है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि एक आरोपी बीजेपी से जुड़ा हुआ है, इसलिए लीपापोती हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि और अपील करता हूं कि चाहे जितने भी रसूख वाले क्यों ना हों जो दोषी हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसा ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम्स में आता है। ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के दफ्तर पर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। उत्तर पश्चिम दिल्ली के कंझावला में एक लड़की की दर्दनाक मौत के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोषियों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं, तो उनकी पार्टी दिल्ली पुलिस और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर इस मामले में लीपापोती करने के आरोप लगा रही है। इन तस्वीरों को दिखाकर आप आरोप लगा रही है कि आरोपी नंबर 5 मनोज मित्तल
मंगोलपुरी में बीजेपी का वार्ड सह संयोजक है, इसलिए मामला संदिग्ध होते हुए भी दुर्घटना बताकर रफा दफा किया जा रहा है। उस बच्ची को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि इस पुलिस स्टेशन के बाहर जिस दरिंदे का होर्डिंग लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है मनोज मित्तल, जो कि आरोपी नंबर 5 है और इसी थाने के अंदर बंद है। और दिल्ली पुलिस के किसी अफसर ने और एलजी विनय सक्सेना ने आज तक ये बताने की हिम्मत नहीं की कि यह आदमी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है, इनके मंडल का सह संयोजक है और इसके होर्डिंग उसी पुलिस थाने के बाहर लगे हुए हैं जहां पे वो आदमी, वो दरिंदा, वो खूनी, वो बंद है। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के कई सवाल हैं। जब युवती का शव नग्न हालात में मिला तो पुलिस बलात्कार जैसी किसी आशंका को नकारने में जल्दबाजी क्यों दिखा रही है? कई किलोमीटर तक युवती को कार से घसीटा गया, पुलिस कहां थी? नए साल के मौके पर कानून व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए खास इंतजाम किए जाते हैं, जिनको इंतजाम में लगाया वो लोग कहां थे? आप विधायक सौरभ भारद्वाज की भाषा पर बीजेपी को आपत्ति है और वो पुलिस की अब तक की कार्रवाई को सही ठहरा रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ये घटना हो रही थी, क्या पुलिस को पता था कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है या क्या है? पुलिस ने कार्रवाई करी, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार हो गए। आज चूंकि कल संडे था, आज पोस्टमार्टम हो रहा है, बच्ची का पोस्टमार्टम होकर तस्दीक होगी कि बलात्कार हुआ या नहीं हुआ। अगर पुलिस ने ये बात कही तो क्या गलत कही? कार्रवाई आगे बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप जो जिस प्रकार की राजनीति कर रही है, सौरभ भारद्वाज के जो शब्द हैं वो किसी सड़क छाप गली गुंडे के, जो गली का गुंडा होता है उसकी तरह शब्द है, एक विधायक नहीं लगते वो। उपराज्यपाल ने इस मामले में ट्वीट कर कहा कि उनका सिर शर्म से झुक गया, सभी आरोपी पकड़ लिए गए हैं और सभी पहलुओं की गहनता से जांच होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एलजी से बात कर कहा कि एलजी साहब ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। इस मामले में हो रही राजनीति अपनी जगह है और वो चलती रहेगी। जरूरी यह है कि इस मामले में जो सवाल उठ रहे हैं, जो आरोप लगे हैं, फिर चाहे वो राजनीतिक रसूख का सवाल हो या फिर पुलिस की ढिलाई का आरोप हो, इस पर उपराज्यपाल को या दिल्ली पुलिस को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि न्याय मिलेगा ये बात करने से केवल काम नहीं चलेगा, न्याय होता हुआ भी दिखाई देना चाहिए और वो तभी संभव होता है जब सभी तरह की आशंकाओं, आरोपों और सवालों के तसल्ली बख्श जवाब दिए जाएं। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में अब चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड के हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास अनधिकृत कॉलोनियों को खाली करने का मामला गरमाया हुआ है। हाई कोर्ट ने हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर कॉलोनी में रहने वाले 4000 से ज्यादा परिवारों को घर खाली करने का नोटिस दिया है। बनफूलपुरा क्षेत्र के गफूर बस्ती समेत 78 एकड़ भूमि से 4365 घरों को ध्वस्त कर हटाना है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर रेलवे का अतिक्रमण हट रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों द्वारा लगातार प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। अतिक्रमणकारियों का कहना है कि उनका विस्थापन किया जाए, साथ ही पड़ रही कड़ाके की ठंड में वो बेघर नहीं किया उनको जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि उनके पूर्वज कई दशकों से उसी भूमि पर रह रहे हैं और अब रेलवे उनकी भूमि को अपना बता रही है। तो वहां पर जो कई अधिकारी मौजूद हैं रेलवे के, जो वहां पे लोग मौजूद हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस वाले जो हैं, क्या कहना है आइए सुन लेते हैं। छोड़ के चले जाओ, हमारा इसमें अधिकार है, जन्मभूमि हमारी है। ये भी उनसे ये मालूम नहीं करा किसी ने कि भाई तुम्हारे पास कोई प्रूफ है इसका, रेलवे का, रेलवे भूमि तुमने ले लिया, अपने कब्जे में कर लिया। कुछ गरीब लोगों सोचा, किसी बस्ती वालों के लिए सोचा? ये कितने लोग घर से बेघर होंगे, ये सबके बच्चे ये बेरा होंगे, ये लोग कहाँ जाएंगे? ये सरकार ऐसी हमने नहीं देखा। आपके जो जब तक ये ठंड का माहौल है और अभी सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा आदेश जब तक या कुछ फैसला ना आए तब तक हमें कुछ राहत दी जाए, उसके बाद देखते हैं जैसे भी होता है। साल हमें होते रहते 100 साल गुजर गए हमारे। हमारे बाप दादा यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे मर गए, यहीं पे गुजर गए। हमारे राशन कार्ड भी, आधार कार्ड भी यहीं हमें मिला है।
बस हमारे जब देखो, जब हमें कहते, अब हमें पहले से अगर कहते भगाने के लिए हम खुद के चले जाते हैं। हमने वोट जिता रहे, सब बना रहे, सब करके दे रहे, अभी हम ठंडी की टाइम में क्या जाए। हमें हाई कोर्ट से जो फैसला मिला है उसका सम्मान है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में जो भी फैसला आएगा उसका हमें अपने हक में आएगा, उसका हमें पूरा इंतजार और पूरी उम्मीद है। ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, अभी उसका मेंशन हुआ है, उसकी सुनवाई की कौन सी तारीख मिलती है, कई सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ों पे, और प्लस जो कल ज्ञापन हमने सौंपा था माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, तो उनसे हमने जानकारी ली कि संज्ञान मुख्यमंत्री जी को है, तो उन्होंने बताया कि पूरा संज्ञान भी है। और हमने उनको अवेयर कराया कि 4500 अगर खुदा ना खास्ता 1% सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिलता तो कैसी भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कमिश्नर, डीएम, पुलिस और अन्य पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ समन्वय किया गया। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया है, आदेश की पालना की जाएगी और इसी आदेश की पालना के लिए जो भी सहयोग राज्य सरकार से हमें चाहिए उसी की आज रूपरेखा तैयार की गई और उम्मीद है कि जल्दी निर्णय का पालन किया जाएगा। जमीन जो है वो न्यायालय ने चिन्हित की हुई है और न्यायालय के चिन्हित किए हुए जो क्षेत्र है उसी से अतिक्रमण हटाया। फोर्स की डिमांड हमारी पहले से भी जा चुकी है, पैरामिलिट्री फोर्स को लेकर के, और शासन स्तर पे भारत सरकार के लिए इसमें आगे प्रक्रिया शुरू होगी। और जो आपका हमारे लोकल स्तर की फोर्स है वो हमें अलॉट हो चुकी है और जो दिनांक जब तय हो जाएगी उससे 2 दिन पहले फोर्स जो है यहाँ पहुँच जाएगी और इसको जो है आपका सेक्टर और जोनों में बांटा जा चुका है। तो जो पूरी प्रक्रिया है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो 4500 करीब की जो हमारी फोर्स है वो इसमें लगने जा रही है। और आइए अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी सौरभ शुक्ला के पास। सौरभ, ये मामला अचानक किस तरह से ऐसा गर्मा गया, क्या अब स्थिति है इस पूरे मामले में? देखिए, ये मामला पूरा संवेदनशील बना हुआ है निधि। लगभग 78 एकड़ की ये भूमि है जो हल्द्वानी स्टेशन के पास वनभूल पूरा इलाका है, जिसमें लगभग 20,000 लोग रह रहे हैं दशकों से। अब इसका मुकदमा जो उत्तराखंड हाईकोर्ट में चल रहा था और हाईकोर्ट में मुकदमा रेलवे ने जीत लिया है। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि इसको अब रेलवे खाली करवा सकती है और प्रशासन को भी आदेश दिया है कि इसको खाली कराने के लिए रेलवे को जो सहयोग चाहिए वो दे। अब क्या हुआ निधि कि कल कोर्ट ने के आदेश के बाद उत्तराखंड जो रेलवे जोन है उसने अखबार में ये इश्तिहार दे दिया है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर लोग खुद अपने घर खाली करा लें, नहीं तो 1 हफ्ते बाद बुलडोजर चलाया जाएगा और जो अतिक्रमण हटाने का खर्च है वो भी लोगों से वसूला जाएगा। तो ये भी इसका इश्तिहार कोर्ट के आदेश के बाद अखबारों में निकाल दिया गया, जिसके बाद वहां पर सरगर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस के चूंकि विपक्ष में है उसके तमाम नेता विधायक लोगों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्टे के लिए एक याचिका भी दाखिल कर दी है जिसमें जल्द सुनवाई हो सकती है। हरीश रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को पत्र लिखा है और ये कहा है कि 20,000 लोग बेघर हो जाएंगे इस ठंड में, इनके लिए विस्थापन का इंतजाम किया जाए। दशकों से लोग वहां पर रह रहे हैं, लोगों के पास निधि आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है और वो वोट देते आ रहे हैं, सरकार में उनकी भागीदारी है। ऐसे में उनको एकदम से खाली करा देना, विस्थापित कर देना, उनके घर तोड़ देना बिल्कुल जायज़ नहीं है। मानवीय आधार पर पहले विस्थापन का इंतजाम किया जाए और फिर हटाया जाना है तो इनको हटा दिया जाए। तो इसको लेकर खींचतान चल रही है, पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है निधि तो 10 तारीख से पहले पूरी संभावना है कि जो लगभग 4,500 घर हैं इनको ढा दिया जाएगा, इनको बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाएगा और 20,000 लोग जिसमें महिलाएं, बच्चे सभी शामिल हैं वो इस ठंड में बिना किसी आशियाना के सड़क पर आ जाएंगे। तो अब जो गेंद है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। उम्मीद है कि राहत मिलेगी, अगर राहत नहीं मिली तो 10 दिन के अंदर अतिक्रमण हटेगा। रेलवे पुलिस फोर्स कल से हल्द्वानी स्टेशन पहुंचने लग जाएगी, उनके रहने का इंतजाम भी रेलवे डब्बों में कर रही है। उसके बाद उत्तराखंड पुलिस भी वहां पर मौजूद रहेगी। रेलवे ने पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी रिक्वेस्ट की है। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी हो सकता है, लेकिन सबको अभी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल हुई है उसमें उनको कुछ राहत मिलेगी और जो हाईकोर्ट का आदेश है उत्तराखंड के उस पर स्टे मिल जाएगा। निधि, बिल्कुल सौरभ, बनाए रखें नजर इस मामले में। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। तो देश की बात में हम एक छोटा सा आगे अभी ब्रेक लेते हैं और आगे आपको ले चलेंगे छत्तीसगढ़। यहाँ पर धर्मांतरण के जो मामला है गरमाया हुआ है और नारायणपुर जो एसपी हैं वो घायल भी हुए हैं। पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे आपको।
बात उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई मथुरा में शाही ईदगाह अमीन निरीक्षण मामले में आपको बता दें, मुस्लिम पक्ष ने 2 प्रार्थना पत्र लगाए हैं। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता तनवीर अहमद के अनुसार पहले रिकॉल का प्रार्थना पत्र लगाया। दूसरा प्रार्थना पत्र जो लगाया गया है वो इस बात के लिए है कि जब तक रिकॉल प्रार्थना पत्र का सुनवाई ना हो तब तक अमीन निरीक्षण ना कराया जाए। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता नीरज शर्मा के अनुसार कोर्ट ने दोनों मसलों में 20 जनवरी की तारीख दी है। नीरज शर्मा के मुताबिक 20 जनवरी तक निरीक्षण के लिए अमीन नहीं जाएंगे। और अब बात नोटबंदी की। 2016 में हुई नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और इसे वैध करार दिया। संविधान पीठ ने कहा है कि नोटबंदी के फैसले और प्रक्रिया में कोई खामी नहीं थी। हालांकि एक जज ने असहमति जताते हुए कहा है कि यह फैसला गैरकानूनी था। देश ने बैंकों के बाहर इस तरह की कतारें महीनों तक देखी। नोटबंदी के फैसले पर सवाल भी उठे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोटबंदी का यह फैसला पूरी तरह वैध था। 5 जजों के संविधान पीठ में शामिल 4 जजों ने बहुमत के फैसले में कहा कि 8 नवंबर 2016 की नोटबंदी वैध है। नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। केंद्र सरकार आर्थिक नीतिगत फैसले ले सकती है। 6 महीने आरबीआई से विचार विमर्श हुआ। नोट बदलने की 52 दिनों की अवधि अनुचित नहीं थी, लेकिन पीठ में शामिल जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने नोटबंदी को गैरकानूनी करार दिया। उन्होंने अल्पमत के फैसले में कहा कि नोटबंदी का फैसला गैरकानूनी था। आरबीआई ने स्वतंत्र विवेक नहीं लगाया। इस गंभीर मुद्दे पर संसद को अलग छोड़ा नहीं जा सकता। नोटबंदी कानून बनाकर की जा सकती थी। वहीं इस फैसले के बाद बीजेपी मुखर हो गई है। उन्होंने 2016 के नरेंद्र मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले, जिसमें 500 और 1000 के नोट को डिसर्कुलेट किया गया था, डिमोनेटाइज किया गया था, उसकी वैधानिकता को चुनौती देने वाले सारे याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि कोर्ट ने पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को सही पाया, जबकि कांग्रेस धीमी जुबान में सवाल उठा रही है। तो यह कह देना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी को सही ठहराया है, मुझे लगता है गलत होगा। नोटबंदी के फैसले की प्रक्रिया को सही ठहराया है। फैसले पर कोई टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं की है। यह स्पष्ट फर्क हम लोगों के दिमाग में रहना चाहिए, जो सुबह से चलाने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा कि नोटबंदी जीत गई, नोटबंदी को सही ठहरा दिया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, यह बिल्कुल गलत है। फिलहाल ये फैसला केंद्र सरकार के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का नोटबंदी पर कोई असर नहीं पड़ना था और सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका था कि 2016 की नोटबंदी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये फैसला अब एक नज़ीर बन गया है, जो नोटबंदी जैसे कदम उठाने पर सरकारों को आगे राहत देता रहेगा। नई दिल्ली से राजीव रंजन और कैमरामैन मोहम्मद के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। बस्तर इलाके में धर्मांतरण के विरोध में आज सर्व आदिवासी समाज द्वारा बुलाए गए नारायणपुर बंद के दौरान 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी और लाठी डंडे चले। इस दौरान नारायणपुर एसपी सदानंद कुमार गंभीर रूप से घायल हुए। एसपी सदानंद कुमार के सर पर चोट आई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिगड़ते हालात को देखते हुए आईजी सुंदरराज भी मौके के लिए रवाना हो गए। धर्मांतरण को लेकर लंबे समय से नारायणपुर में 2 समुदायों के बीच विवाद चल रहा है और आज ये विवाद बढ़ गया और इस दौरान भीड़ को शांत करने गए एसपी घायल हुए हैं। तो आइए सुनते हैं पहले पुलिस अधिकारी का वहां पे सदानंद कुमार का क्या कहना रहा। कलेक्टर साहब और मेरे द्वारा कलेक्टर साहब के चैम्बर में उनको बुला करके बातचीत भी की गई थी कि आप लोग अपना शांतिपूर्वक उसको रखें। तभी जो है कुछ लोग जो है नेतृत्व विहीन होकर के चर्च के ऊपर हमला करने के लिए चले गए थे। तो वहाँ पुलिस बल के साथ मैं भी वहाँ पहुँचा और समझाने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पे कोशिश कर रहे थे। तभी जो है सब मान भी गए थे। इसके बाद तो निकल रहे थे और पीछे से किसी ने मेरे ऊपर जो है हमला किया, जिसमें चोटिल हो गया। लेकिन फिर भी
प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा पूरी तरह से संयम रखा गया और संयमित करके सभी को अलग कर दिया गया है और उन्हें जो है हटा दिया गया है और विधि पूर्वक इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये बताया जा रहा है ये तनाव कुछ दिनों से यहाँ पर बना हुआ था और हम घायल एसपी सदानंद को सुन रहे थे। किस तरह से बहुत पेचीदा मसला हो जाता है अपने आप में और बहुत मुश्किल हालात में अधिकारी, पुलिस अधिकारी यहाँ पर तैनात होते हैं, अपने कार्यभार को संभालते हैं। अनुराग द्वारी फोन लाइन पर है हमारे साथ। अनुराग, क्या जानकारी और डिटेल्स मिल रही है इस मामले में? देखिए निधि, बस्तर में पिछले कुछ दिनों से खास करके नारायणपुर और कोंडा गांव के कुछ गांव में ये भी खबर आई कि 9 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर के बीच कई आदिवासी जो ईसाई धर्म जिन्होंने अपना लिया था उन लोगों पर हमले हुए हैं और कुछ रिपोर्ट ये भी है कि लगभग 1000 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़कर चले गए हैं। जो सर्व आदिवासी समाज, ये भी आदिवासियों का ही संगठन है और कुछ जो स्थानीय लोग हैं आदिवासी, उन्हें ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने आदिवासी धर्म अपनाया है इससे उनकी संस्कृति या उनके आचार व्यवहार विचार ये परिवर्तित हो रहे हैं, उनका क्षरण हो रहा है और इस वजह से स्थानीय स्तर पर तनाव काफी दिनों से चल रहा था। आदिवासी समाज ने एक आंदोलन का आह्वान किया था और आज जैसा कि स्थानीय अधिकारियों ने हमें बताया कि पहले उनको बुझाकर कहा गया था कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन इस बीच में ही कुछ लोग आंदोलित हो गए और जो वहां पर एक स्कूल है, वहां अंदर में एक चर्च है, उसको तोड़ने के लिए कुछ लोगों ने कोशिश की। तो जो पुलिस वहां पर तैनात थी उससे पहले उन्होंने समझाने की कोशिश की और ऐसा स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि वो भीड़ वापस आ रही थी, तभी कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और एक किसी शख्स ने जो वहां के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उनके सर पर वार किया, जिससे उनके सर से आप देखेंगे तस्वीरों में कि खून निकल रहा है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ गई। हालांकि अब उनकी स्थिति ठीक है, लेकिन हालात वहां तनावपूर्ण बने हुए हैं बस्तर के कई गाँवों में, कई इलाकों में और अब आला अधिकारी भी नारायणपुर वहां पर पहुंच रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देश की बात में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको जम्मू कश्मीर के राजौरी का हाल बताएंगे। वहां पर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं। कल 4 तो आज एक बच्चे की जान गई है। तो बीते 2 दिनों से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हरकतें बढ़ी हुई हैं। कल राजौरी में आतंकियों के हमले में 4 लोगों की जान चली गई थी। वहां आज एक आईईडी धमाके में एक बच्ची की मौत हो गई है। फिलहाल सुरक्षा बल इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चला रहे हैं। रोते बिलखते लोग आंसू थम नहीं रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कई दशक पहले पाक कब्जे वाले कश्मीर से निकलकर यहाँ बसे थे। रविवार को वे 2 आतंकियों की अंधाधुंध फायरिंग का निशाना बने। 4 लोगों की मौत हो गई, करीब 9 लोग घायल हो गए। राजौरी से करीब 8 किलोमीटर दूर अपर डांगरी में एक समुदाय के 3 घरों को निशाना बनाया गया। जिस घर के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया था वहीं पर आईडी लगी हुई थी और पूरी प्लानिंग थी कि आज वहां पर डेड बॉडी के ऊपर लोग आएंगे। यहां पर 200-300 लोगों को मारने का प्लान था। अभी ब्लास्ट हुआ और इस घर के 2 बंदे और मर गए और 3 घायल हो गए। हालात आप देख सकते हैं, बुरी हालात है। लोगों के अंदर एक रोष और एक ऐसा ये आक्रोश है कि जिसमें हम बयान नहीं कर सकते। पूरी ढांगरी में आग लगी हुई है और एलजी साहब से हम गुजारिश कर रहे हैं रात की कि एलजी साहब यहाँ आइए, बताइए हमको कि हम कहाँ जाएं। अभी जो हादसा हुआ उसका अभी यहाँ ब्लास्ट हुआ है। हम भी चौक में थे, हम यहाँ नहीं थे। हम यहाँ आए, हमने आके यहाँ डेड बॉडी उठाई। एक बच्चा बिल्कुल डेड हो गया, लड़की डेड हो गई, 3 को भेज दिया एम्बुलेंस आर्मी वाले में डाल के। सुरक्षा बल रात भर तलाशी अभियान चलाते रहे, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। उल्टे सुबह हमले वाली जगह पर एक आईईडी धमाका हो गया। धमाके में एक बच्चे की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। ऐसा लगता है कि आईईडी बहुत तरीके से किसी बोरे के नीचे प्लांट की गई थी, जिसके अंदर धमाका हुआ। उस पे एक बच्चे की डेथ हुई है और 7 लोग और इंजर्ड है। उसमें मामले की जांच चल रही है।
हमने पूरे एरिया को कॉर्डन किया हुआ है। आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस सभी ने एरिया को कॉर्डन किया हुआ है और तलाशी अभियान जारी है। स्थानीय लोगों ने बताया है 2 आतंकी मौजूद थे। सर, ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी रजौरी में ये कहना भी मुश्किल है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किए। उधर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकी हमले की निंदा की। मारे गए परिवार के लोगों को 10 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। रजौरी की घटनाएं बताती है कि अभी भी जम्मू कश्मीर में आतंक की जड़ें मजबूत है। आम लोगों को निशाना बनाकर आतंकी दहशत फैलाने में लगे हैं। ऐसे में आतंकियों की इन नई करतूतों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। श्रीनगर में नजीर मसूदी और नई दिल्ली में मुरसलीन के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। देश की बात में आगे बात करेंगे तुनिशा केस की, जहां शीजान खान के परिवार ने सामने आकर कहा है कि दरगाह पर ले जाने की बात गलत है, शीजान पर लगे आरोप गलत। तुनिशा खुदकुशी मामले में गिरफ्तार शीजान खान के परिवार और उनके वकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुंबई में परिवार ने कहा कि दरगाह पर ले जाने की बात गलत है। हम कभी किसी पर दबाव नहीं डाल सकते, हिजाब को लेकर दबाव नहीं दे सकते। शीजान की मां ने कहा है कि तुनिशा मेरी बच्ची जैसी थी। वनीता शर्मा जो उनकी मां है तुनिशा की, वो कई बार हमारे घर आई थी। शीजान की बहन ने कहा किसी भाषा का धर्म से क्या लेना देना है, तुनिशा से बहन जैसा रिश्ता था। शीजान पर लगे आरोप गलत हैं। आइए सुनते हैं इन लोगों ने क्या कहा। एक तरफ वो बच्ची जो चली गई है और दूसरी तरफ मेरा बच्चा जो इनोसेंट है, जिसने कुछ नहीं किया, उसको भेजने की तैयारी में उसकी माँ मेरे बच्चे पे एलिगेशन लगा रही है। क्या चाहती हो आप वनीता जी? आप क्या चाहती हो? एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया और दूसरी माँ का बच्चा भी सुसाइड कर ले, आपके टॉर्चर करके, आपके प्रेशर में आके। मेरा उससे बड़ी बहन का रिश्ता था, उसको तकलीफ में हम नहीं देख सकते थे किसी भी कीमत पर, उसमें चाहे शीजान हो, चाहे मैं हूं या मेरी मदर हूं। हिजाब, दरगाह, ये कहीं से कहीं तक उठता ही नहीं सवाल, क्योंकि हम जो भी अपना रिलीजन मानते हैं वो हमारी पर्सनल चीज है, हमारी पर्सनल स्पेस में होता है। हम उसके लिए यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं करते, ना हमारा राइट है किसी को फोर्स करना। ये वो पिक्चर है जो तुनिशा की प्रोफाइल से पोस्ट हुई है और इसका ये नीचे यहाँ पे 3 सितंबर लिखा है और उसका कैप्शन भी है, विशिंग यू ऑल हैप्पी गणेश चतुर्थी। और ये पिक्चर में उसने हिजाब पहना हुआ है और ये क्योंकि उनका ऑलरेडी सीन शूट हो रहा था, जिसमें ये देखिए, ये वो एपिसोड का है जो एपिसोड टेलीकास्ट हुआ है, एपिसोड 21 14 सितंबर। सो इसको जो उनके मामा बोल रहे हैं पवन शर्मा जी कि उनको हिजाब पहना दिया गया था, दिस इज द प्रूफ। ये हिजाब चैनल की तरफ से पहनाया गया है, हमारी तरफ से नहीं।